हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सुलाखे फ्रॉम न्यूक्लियस आईवीएफ पुणे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो हुआ हमारे हॉस्पिटल में। हमने 3 पेशेंट्स देखे, अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और तीनों को आईवीएफ सजेस्ट किया था। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या सारे पीसीओएस पेशेंट या फिर पीसीओडी पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत होती है? तो मुझे लगता है इसका आंसर जानने के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये जानने के लिए कि पीसीओडी एग्जैक्टली होता क्या है, हम थोड़ा सा नॉर्मल ओवरीज का फंक्शन डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब भी हमारा पीरियड के सेकेंड डे या थर्ड डे पे हम जब फॉलिकुलर स्टडी को चालू करते हैं या फिर हम बेसलाइन सोनोग्राफी करते हैं, तो उस टाइम में हमें दिखता है कि 2-3 फॉलिकल या फिर 3-4 फॉलिकल दोनों ओवरीज में धीरे धीरे ग्रो करने चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे 7th 8th डे आ जाता है पीरियड्स के बाद में, तो ये देखा गया है कि आउट ऑफ दो 7-8 फॉलिकल, जो 7-8 फॉलिकल्स दोनों ओवरीज में मिला के बन रहे थे, उसमें से कोई एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है और बाकी के सारे फॉलिकल्स या फिर सारे एग्स जो है वो एट्रेटिक हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और एक ही फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक स्टेज ऐसे आता है कि जहाँ पे वो बढ़ने के बाद में एग को रिलीज कर देता है, और जो रिलीज हुआ एग है वो फैलोपियन ट्यूब्स को पिक करते हैं। जिस टाइम में अगर आपने सेक्सुअल कांटेक्ट रखा तो एक्टिव स्पर्म्स थ्रू सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स को जाके एग्स में उसका मिलन हो जाता है और ऐसे तैयार प्रेगनेंसी होती है, और ये प्रेगनेंसी फिर से गर्भाशय में वापस चली आ जाती है। तो नॉर्मली ये चीज होना एक्सपेक्टेड है। बट पॉलीसिस्टिक ओवरीज में एग्जैक्टली क्या होता है, अब एग्जैक्टली क्या होता है ये हमें मेडिकल साइंसेस को पता नहीं है, फिर भी एक जिसे कहते हैं हम थ्योरी है जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल नहीं होता है। जैसे कि सारे 3-4 फॉलिकल्स राइट में, 3-4 फॉलिकल लेफ्ट में, सारे बोलते हैं कि मैं बढ़ जाऊंगा, मैं बढ़ जाऊंगा, और कोई भी पूरा बड़ा नहीं होता है। और कोई पूरा बड़ा नहीं हुआ तो सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल नहीं होता है। डोमिनेंट फॉलिकल तैयार नहीं हुआ तो एग रिलीज नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में अगर एग रिलीज नहीं होता है तो फिर प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आ जाती है। इट्स अ सिंपल थिंग। तो क्या ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी रहती ही नहीं है आईवीएफ के थ्रू? इज इट लाइक दैट? तो इसका आंसर है नहीं। सारे पेशेंट्स को हमें आईवीएफ में प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आईवीएफ की जरूरत नहीं होती है। तो अब इसका एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह हमारे पास जो पेशेंट्स आए थे उसका हम 1 by 1 देखेंगे। एक पेशेंट थी जो यंग एज पेशेंट है, रिसेंटली मैरिड है, स्पर्म पैरामीटर्स हस्बैंड के अच्छे हैं। तो ऐसे केसेस में हम मॉनिटरिंग के साथ में नेचुरल मॉनिटरिंग या फिर नेचुरल साइकिल जिसे कहते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं ओवुलोजेंस, जिसे हम पीरियड्स के सेकेंड डे से लेके चालू करते हैं, और उनको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जिसे एग बढ़ने की जो प्रोसेस होती है वो हम सोनोग्राफिकली, स्पेसिफिकली ट्रांसवेजाइनल इंटरनल सोनोग्राफिकली मॉनिटर करते हैं। जैसे ही फॉलिकल बन जाते हैं, 18 मिलीमीटर गर्भाशय की लाइनिंग बन जाती है, तो उसमें हम एग रिलीज होने के लिए इंजेक्शंस देते हैं, और उसके बाद में 3 से 4 दिन पेशेंट्स को सेक्सुअल कांटेक्ट रखने के लिए बोलते हैं। ये पॉसिबल है उन पीसीओ पेशेंट में जहां पे सारी चीजें नॉर्मल है। अब आते हैं सेकंड सेट ऑफ पेशेंट्स, जहां पे ये चीज पेशेंट्स ने ऑलरेडी ट्राई की है, पिछले साल पेशेंट्स में यही चीज की है, 6 महीने से लेके यही चीज कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम प्रोसेस कर सकते हैं अगले स्टेप के लिए, जिसे हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को सेम जैसे हमने नेचुरल साइकिल्स में मेडिसिन दिए थे उसी प्रकार से हम उनको मेडिसिन चालू करते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, और जैसे ही एग्स तैयार हो जाते हैं तो इन केसेस में हम एचसीजी का इंजेक्शन देके, मान लेते हैं अगर हमने आज एचसीजी का इंजेक्शन दिया है तो आइदर 24 आवर्स या फिर 36 आवर्स के बाद में गर्भाशय में शुक्राणु छोड़ने की प्रोसेस होती है। तो अब ये शुक्राणु छोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्ट होती है क्या? तो नहीं। तो ये जो शुक्राणु होते हैं वो हम लैब में प्रोसेस करते हैं। एक्टिव शुक्राणु जो है वो सेपरेट किए जाते हैं। वो शुक्राणु जो है वो हम एक छोटी रीफिल टाइप, एक छोटी नली होती है उसमें लोड करते हैं और वो गर्भाशय में छोड़ देते हैं। आईयूआई का बेसिक मकसद ये होता है कि जो एग ट्यूब ने पिक किया है
उसके जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक स्पर्म को हम आर्टिफिशियली ट्रांसफर करें। तो ये चीज हम 2-3-4 साइकिल्स तक हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का एज एंड अदर पैरामीटर्स। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पेशेंट्स इसमें भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब आते हैं अदर सेट ऑफ पेशेंट्स के लिए कि जहां पे हमने 3 साइकिल 4 साइकिल IUI ट्राई किए हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो यहाँ हमें 2 चीजें हम पेशेंट्स को हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर 2 वेज जिस बारे में हम सोच सकते हैं। एक होता है लेप्रोस्कोपी करके कुछ रीजंस ढूंढना कि क्यों प्रेगनेंसी IUI के बाद भी नहीं हो रही है, या तो फिर डायरेक्टली IVF के लिए जाना। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट हमारे मेडिकल साइंसेस में स्पेसिफिकली फॉर इनफर्टिलिटी 100% ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि आप यही करो इसी से प्रेगनेंसी रह जाएगी। इसलिए हम पेशेंट्स इन्वॉल्वमेंट में भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं कि डिस्कशन के साथ में डिसीजन लेना इजी हो जाता है। मान लेते हैं पेशेंट ने अगर लेप्रोस्कोपी का डिसीजन लिया है, तो ऐसे लेप्रोस्कोपी में पॉलीसिस्टिक ओवरी में LH एक्टिविटी कम करने के लिए हम ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ पेशेंट्स को हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि लेप्रोस्कोपी के बाद में 2 या 3 साइकिल आप नेचुरली या फिर IUI से प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। और बहुत बार IUI से प्रेगनेंसी रह भी जाती है पेशेंट्स में, लेकिन ये कब, अगर उनकी एज कम है और उनके अदर पैरामीटर्स नॉर्मल है, ट्यूब्स नॉर्मल है, शुक्राणु की संख्या और उनकी आगे जाने की मोटिलिटी और DNA फ्रैगमेंटेशन, ये चीजें अगर नॉर्मल है तो हम और IUI कर सकते हैं। अगर इतना सब करके अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो इन पेशेंट्स को IVF का ऑप्शन हमें देना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं PCO के जिनमें हमें डायरेक्टली IVF के लिए जाना पड़ सकता है। पहली चीज है, अगर शुक्राणु की संख्या मेल पार्टनर के साइड से बहुत कम है, आगे जाने की शक्ति जिसे मोटिलिटी कहते हैं बहुत कम है, मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत ज्यादा है, या फिर DNA फ्रैगमेंटेशंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में हमें IVF का सजेशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर शुक्राणु बिल्कुल नहीं है तो भी हमें IVF का सजेशन इन पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में दिया जाता है। इसके अलावा अगर फैलोपियन ट्यूब्स दोनों साइड के ब्लॉक है, जो ब्लॉक हम लैप्रोस्कोपी पे या फिर हिस्टोस्कोपी पे नहीं निकाल पाए हैं, तो ऐसे केसेस में भी हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज को डायरेक्टली IVF के लिए लेना पड़ सकता है। तो इन सब डिस्कशन के बाद मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे कि रिगार्डिंग PCOS। तो अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ प्रश्न हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम और हमारी टीम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम आपको रिप्लाई कर पाए। थैंक यू।